अब वेरिएशन ऑफ जी को समझने के लिए इस डायग्राम पे फोकस करें। ओके, इस डायग्राम में एक ब्लॉक दिखाया गया है। अगर ये ब्लॉक ज़मीन की सरफेस पे रखा होता, मसलन मैं एक तरबूज सपोज कर लेता हूँ और उसका एक वेट है W। अब हमें पता है कि इसका वेट जो W है वो ज़मीन की अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि न्यूटन लॉ कहता है F इज़ इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और ये जो फोर्स है ना इसके ऊपर, असल में यही इसका वेट बन जाता है, यही इसका W बन जाता है। ओके, तो अब अगर हम इसको जैसे इस ब्लॉक के साथ किया गया, इसको अगर हम एक बुलंदी पे ले जाते हैं तो क्या होगा? जब हम बुलंदी पे ले जाएंगे ना, इस r की वैल्यू बढ़ेगी। जब r की वैल्यू बढ़ेगी तो w की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यस, ठीक है, और बल्कि सिर्फ कम नहीं होगी, मसलन अगर r को हमने डबल किया तो ये 4 गुना कम हो जाएगी, इसको ट्रिपल किया तो 9 गुना w कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर में यानी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करेगी। यस, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल डिक्रीज़, एक्सपोनेंशियल डिके भी कहते हैं। ठीक है, और ये बहुत शार्पली नीचे आता है, बहुत तेज़ी से नीचे आता है। ये 1/r स्क्वायर होता है। ठीक है, मतलब r की वैल्यू आपने थोड़ी सी बढ़ाई, ठीक है, तो w की वैल्यू में बहुत बड़ा चेंज आएगा। ये आपने ज़रा सा चेंज किया तो ये ज़्यादा चेंज होगा, इसका ये मतलब है, इसके स्क्वायर जितना चेंज होगा। ठीक है, मसलन r को आपने 2 चेंज किया तो ये 4 कदम नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये 3 कदम आपने बढ़ाया, ये 9 कदम नीचे आ जाएगा। ठीक है, यस, आपने इसको 10 कदम आगे बढ़ा दिया, ये 100 कदम नीचे आ जाएगा, इसका ये मतलब है। ठीक है, यस, ये आर स्क्वायर, इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। ठीक है, तो अब हम एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। अभी यहाँ पे हम ये देखेंगे कि एच के लिहाज से कितनी तब्दीली आती है। ठीक है, इसको अगर हम इस तरबूज को स्पेस में ले जाएं, बुलंदी पे ले जाएं, ठीक है, मसलन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ले जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे साइंटिस्ट लैब्स में काम कर रहे होते हैं, स्पेस लैब्स में, ठीक है, ज़ीरो ग्रेविटी में। ठीक है, तो इसके साथ क्या क्या होगा? ठीक है, वहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी? तो लेट्स सपोज़ अब हम मान लेते हैं कि हम इस तरबूज को एच बुलंदी पर ले गए हैं। ठीक है, ठीक है, एच बुलंदी पर ले गए, एच हाइट के ऊपर। तो अब लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या कहता है? देखें, लॉ ऑफ ग्रेविटी में हम एक इक्वेशन बना चुके हैं, आधा काम हम कर चुके हैं, वो ये काम है। ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था ना, इसमें आपने फोर्स की जगह आपने वेट की वैल्यू पुट की थी। फोर्स वेट है और वेट mg है, तो फिर आपने mg की वैल्यू यहाँ पुट की थी, m से m क्या हो गया था? कैंसिल, तो आपके पास आ गया था g इज़ इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, हम इसी वैल्यू को यूज़ करेंगे, अब इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये g की वैल्यू है एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ज़मीन की सरफेस पर g की वैल्यू ये है, g इज़ इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो अब देख लें कि एट द सरफेस, एट सरफेस, ज़मीन की सतह के ऊपर जी कितना होगा? जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब ये है एट द सरफेस, और क्या होगा? एट एच हाइट, एच हाइट पे अगर आप चले गए, बुलंदी पर चले गए, ये तरबूज आप बुलंदी पे ले गए, तो क्या होगा? तो फिर आपको पता है कि ये जो रेडियस है ना, इसमें इजाफा हो जाएगा। ये नीचे जो आर की वैल्यू है, ठीक है, ये जो आर की वैल्यू है, इसमें एच का इजाफा हो जाएगा, आर प्लस एच हो जाएगा। चलिए अब हम इसको करते हैं। अब एच हाइट पर क्या होगा? इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे? जी इज़ इक्वल टू जी एम ई अपॉन, ये आर है, इसमें एच का इजाफा हो जाएगा, आर प्लस एच का स्क्वायर। तो देखिए इक्वेशन की कुछ ये शक्ल बन रही है, जी इज़ इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम चाहें तो इस इक्वेशन को ही फाइनल कर सकते हैं, इसी को ही हम पैक कर सकते हैं कि हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमें इक्वेशन मिल गई है, वरना इसको सिंप्लीफाई भी किया जाता है। ठीक है, इस होल स्क्वायर को खोल के बहुत सारा काम आगे मज़ीद भी किया जा सकता है इस इक्वेशन के साथ, बट दैट्स गुड, ये इक्वेशन बुरी नहीं है। ठीक है, ये इस तरह भी यूज़फुल है। तो ये इक्वेशन है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड की। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। अब हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, इससे फ़ायदा उठाएंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
at altitude 1000 kilometer. The mass of Earth is 6.0 into 10 power 24 kilogram and the radius of Earth is 6400 kilometers. ठीक है, अब हमें ये वैल्यूज़ को यूज़ करना है और 1000 किलोमीटर की बुलंदी पर, 1000 किलोमीटर की बुलंदी पर हमें वैल्यू ऑफ जी फाइंड आउट करनी है. ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा बुलंदी है. ठीक है, ये वो बुलंदी है जहाँ पे सैटेलाइट्स होते हैं. ठीक है, 1000 किलोमीटर की बुलंदी. तकरीबन 250 किलोमीटर के बाद स्पेस शुरू हो जाता है, यानी हमारा एटमॉस्फेयर 250 किलोमीटर तक है, उसके बाद स्पेस शुरू हो जाता है. ठीक है, उसके बाद स्पेस ही स्पेस है. 700 किलोमीटर के बाद आउटर स्पेस शुरू हो जाता है. ठीक है, 1000 किलोमीटर काफ़ी बुलंदी है जहाँ पे ज़्यादातर सैटेलाइट्स उड़ते हैं. ठीक है, तो अब उन सैटेलाइट्स पर ग्रेविटी कितनी होगी. तो अब हम ज़रा देखेंगे कि वहाँ उस इन्वायरमेंट में, ज़मीन के ऊपर 1000 किलोमीटर के उस इन्वायरमेंट में हमें जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ग्रेविटी की अट्रैक्शन 1000 किलोमीटर दूर बॉडी के ऊपर कितनी होगी. अब ज़मीन का जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है और हाइट एक्स्ट्रा 1000 किलोमीटर हो गई. ठीक है, तो 7400 हो जाएगा टोटल आर प्लस एच मिला के, है ना. यस. मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10 पावर 24 किलोग्राम. अब हमें जी की वैल्यू मालूम करनी है एच हाइट के ऊपर. ठीक है, तो आर प्लस एच 6400 असल रेडियस हो गया, 1000 किलोमीटर का मज़ीद इजाफा हो गया 7400 किलोमीटर. किलोमीटर को हम मीटर्स में चेंज करेंगे. ठीक है, यस. 7.4 कर दें, 3 ज़ीरो और. ठीक है, 10 की पावर देखें, 10 की पावर 3 किलोमीटर की हो गई. यस. ठीक है, फिर किलोमीटर से ये 10 की पावर 3 किलोमीटर हो गया. किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 3 और हो जाएगी पावर. Yes. तो 10 की पावर हो जाएगी 6. ठीक है, यस. ये यूनिट कन्वर्जन समझ में आ गया आपको. यस. अगर नहीं आया तो मैं फिर भी आपको दोबारा बता देता हूँ. ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया ना आपको कि 7400 किलोमीटर है. ठीक यस है, सर. 7400 किलोमीटर है. अब आप देखें ये 3, यहाँ पे मैं आता हूँ तो पीछे 3 डिजिट छोड़े ना मैंने, यस सर. तो 7.4 10 की पावर 3 किलोमीटर हो गया. यस सर. ठीक है, ये किलोमीटर हो गया ना. अब किलो को मैं मीटर में चेंज कर रहा हूँ, तो 7.4 10 की पावर 3, इस किलोमीटर की अपना क्या होगा, 10 की पावर 3 होगा ना. 1 किलोमीटर जो होता है वो 10 की पावर 3 यानी 1000 मीटर के बराबर होता है. यस. 1 किलोमीटर 1000 मीटर है और 1000 क्या होता है 10 की पावर 3. तो इसलिए 10 की पावर 3 पहले वाला और एक 10 की पावर 3 ये. 10 की पावर 3 10 की पावर 3 क्या हो जाएगा 10 की पावर 6. बेस सेम पावर ऐड, 3 प्लस 3, तो 10 की पावर 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 10 की पावर 6. तो 10 की पावर 3 इस 7.4 से हमें मिला है, ये यहाँ तक 10 की पावर 3 मिला है और फिर किलोमीटर का 10 की पावर 3. तो 10 की पावर 3 प्लस 3 10 की पावर 6. अब आपको समझ में आ गया यस. कि 7.4 10 की पावर 6 कैसे हो गया. ठीक है, यस. अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे. कैपिटल जी की वैल्यू यूनिवर्सल फिक्स है 6.67 10 पावर -11. मास ऑफ अर्थ, मास की वैल्यू 6 10 पावर 24 है और रेडियस अभी आपने निकाल लिया है 7.4 10 पावर 6. ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा. अब हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से. इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखेंगे और इस नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7.3 न्यूटन पर किलोग्राम स्क्वायर. ये पता नहीं ये यूनिट को साथ में क्यों सॉल्व करते जाते हैं. हालांकि ये जो फार्मूला होता है ना, कोई भी फार्मूला है, मसलन F = ma है, हम इसमें अननोन को फाइंड आउट करते हैं और अननोन होती है फोर्स की वैल्यू. ठीक है, ओके. कि कितनी फोर्स है ये अननोन है. इसका यूनिट अननोन नहीं है, फोर्स का यूनिट नोन है. हमें पता है फोर्स न्यूटन में आएगी चाहे हम सॉल्व करें या ना करें. यस. ठीक है, इसलिए यूनिट्स पता नहीं क्यों इनपुट कर देते हैं. इस बुक में यूनिट इनपुट किए हुए हैं वैल्यूज़ के साथ साथ और यूनिट्स को भी सॉल्व करते जा रहे हैं. हालांकि यूनिट हमें पता है कि यूनिट क्या होता है. अब हमें पता है ना जी की वैल्यू, जी एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है 7.3 मीटर्स पर सेकंड. ओके, अब 7.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये वो जी की वैल्यू है जो 1000 मीटर हो, 1000 मीटर की बुलंदी पर होगी. अब देखिए जी की वैल्यू ज़ीरो नहीं हुई. यस. लोग समझते हैं कि स्पेस में जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, यस. हालांकि जी की वैल्यू ज़ीरो नहीं हुई. ठीक है,
ज़मीन पर 9.8 है तो 1000 किलोमीटर पर 7.3 है, अभी भी मून से ज़्यादा है। यस ठीक है, 1000 किलोमीटर दूर भी मून से जी हाँ ज़्यादा है। ठीक है, तो अब ये क्यों ज़ीरो नहीं हुई इसका मैं आंसर आपको फिर बाद में दूंगा। ठीक है, ओके कि फिर सेब हमें वहाँ गिरता क्यों नहीं है। ज़मीन ये स्पेस में जी की वैल्यू तो ज़ीरो नहीं हुई, 7.3 है, तो 7.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से सेब को गिरना चाहिए ना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर। यस ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जहाँ पे साइंटिस्ट लैब्स में रहते हैं स्पेस में, कई कई महीने गुजार के आते हैं वहाँ पे। ठीक है, और हम वहाँ पे जब वीडियोस में देखते हैं कि वो बॉटल से पानी निकालते हैं तो वो पानी भी गिर नहीं रहा होता। ठीक है, बल्कि वो स्पेस में तैर रहा होता है। कोई भी चीज़, बिरयानी का चम्मच या चावल वगैरह का, ठीक है, तो वहाँ पे वो अगर हम इसको पकड़ के लेके छोड़ें तो वो चम्मच वहीं पे रुका रहता है। यस ठीक है, गिरता नहीं है, कोई भी चीज़ गिरती नहीं है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो अगर वहाँ पे जी की वैल्यू 7.3 है तो आखिर वो गिर क्यों नहीं रहे, सवाल पैदा होता है ना जहन में। यस तो आई विल गिव यू दिस आंसर, ओके, अभी नहीं। ठीक है, चलें अभी बता देता हूँ इसका आंसर। ठीक है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ठीक है, आप उससे समझने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकता। आपने लिफ्ट देखी होगी, लिफ्ट, यस बल्कि मैं लिफ्ट की मिसाल नहीं देता आपको, मैं आपको एक रशिया के एरोप्लेन की मिसाल देता हूँ। एक कंट्री है रशिया, रूस। ठीक है, वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं लोगों को, जिनको शौक़ है ज़ीरो ग्रेविटी का, उनके लिए एक सस्ता तरीका है। स्पेस में जाने में ख़र्चा बहुत होता है। ठीक है, यस तो इतना ख़र्चा सबके पास नहीं होता। वो क्या करते हैं, वो एक एरोप्लेन में ले जाते हैं इंसानों को। ठीक है, एरोप्लेन में ले जाकर बहुत बुलंदी पे जाकर ना वो एरोप्लेन को डाइव करवा देते हैं। मतलब कि जैसे इंजन बंद कर दें, ठीक है, और जहाज़ को गिरने दें। तो जैसे ही एरोप्लेन नीचे गिरना शुरू करता है जी की वैल्यू से, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से वो नीचे गिरना शुरू करता है, तो अंदर जो इंसान होते हैं ना, उनका वज़न ज़ीरो हो जाता है। यस क्योंकि अब जी की वैल्यू क्या है, ज़ीरो हो गई है। क्यों? क्योंकि जो जी वेट पैदा कर रहा था, वेट mg होता है ना, यस अब क्या होगा कि यहाँ पे एक्सेलरेशन पैदा होना शुरू हो गया है। पूरा एरोप्लेन अंदर इंसानों समेत जी की वैल्यू के साथ, यानी एक्सेलरेशन के साथ 9.8 के एक्सेलरेशन के साथ डाउनवर्ड जा रहा है। यस अब बंदे के ऊपर कोई फोर्स महसूस होगी? नहीं कोई फोर्स महसूस नहीं होगी उसको। ठीक है, यस क्योंकि फोर्स तो एक्सेलरेशन में इन्वेस्ट हो रही है सारी। ठीक है, तो इंसान अंदर उड़ने लगते हैं जितने भी होते हैं। जब तक प्लेन गिरता रहता है, इंसान अंदर उड़ते रहते हैं और उनको ऐसे फील होता है जैसे वो स्पेस में है। ठीक है, तो गिरती हुई चीज़ों पर जी की फोर्स महसूस नहीं होती। ये बात बताने का मकसद ये है, यस गिरती हुई चीज़ों पर जी की फोर्स महसूस नहीं नहीं होती। ठीक है, ओके अगर लिफ्टें होती हैं ना, लिफ्ट्स बिल्डिंग्स में, यस लिफ्ट में इंसान खड़ा होता है ना, उसको बाहर की दुनिया से कट ऑफ हो जाता है, उसका कोई राब्ता नहीं होता। ठीक है, अगर लिफ्ट ऊपर मसलन 80 मंजिल पे लिफ्ट मूव कर रही है और उसकी केबल टूट जाए और ये लिफ्ट 9.8 के एक्सेलरेशन से नीचे आ रही हो, तो बताएं अंदर बंदे को महसूस होगा? उसको पता चलेगा कि केबल टूट गई है? अंदर क्या महसूस होगा उसको? वो फ्लाई करने लगेगा अचानक। यस उड़ने लगे जी, उसके पाँव लिफ्ट के फर्श के साथ नहीं लगेंगे फिर। ठीक है, यस और जब लिफ्ट के साथ पाँव नहीं लगेंगे तो वो समझ जाएगा कि क्या हो चुका है, कि ये लिफ्ट जो है ना, नीचे ग्रेविटी के साथ नीचे जा रही है, इसको केबल से कोई सपोर्ट नहीं है। तो जब कोई चीज़ फ्री फॉल करती है, तो इतनी बात मैंने इसलिए बताई है, और ये मैं इसीलिए नहीं बता रहा था क्योंकि इसमें वक्त लगता है ये बात समझाने में, यस कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है, ठीक है, फ्री फॉल करता है तो उसका वेट ज़ीरो हो जाता है। इसको कहते हैं वेटलेसनेस। क्या कहते हैं? वेटलेस वेटलेसनेस। ठीक है, यस वेटलेसनेस का ये मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट
पर ग्रेविटी है नहीं है, ग्रेविटी ज़ीरो हो गई है। ग्रेविटी ज़ीरो नहीं होती, ठीक है, ग्रेविटी तो होती है, लेकिन ग्रेविटी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करवा रही होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की फोर्स एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए उसका वेट ज़ीरो हो जाता है, ओके। ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि वेट वो क्वांटिटी है जो फिक्स नहीं है, मास फिक्स है, मास नहीं बदलता है स्पेस में, वेट बदलता है, ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन के साथ वेट में तब्दीली आती है। इस वेटलेसनेस की जो कैफियत है ना, ये वेटलेसनेस की कैफियत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रेविटी होने के बावजूद वेटलेसनेस हो सकती है। अब आपको ये बात समझ में आया? यस। एरोप्लेन में ग्रेविटी तो है, ग्रेविटी के बावजूद वेटलेसनेस हो सकती है, ठीक है। ये जो स्पेस में काम हो रहा है ना 7.3 के बावजूद, ये वेटलेसनेस है, ठीक है। यस। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वेटलेसनेस। असल में हो क्या रहा है? असल में हो ये रहा है, मैं आपको ज़रा क्लीनिंग करके बताना चाहता हूँ हो क्या रहा है असल में। बल्कि मैं आपको पीछे ले जाता हूँ, पीछे ले जाता हूँ, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं काम। अब यहाँ पे एक सैटेलाइट मूव कर रहा है, ठीक है, यस। उस सैटेलाइट में साइंटिस्ट्स हैं। अब इसमें ग्रेविटी तो है, यानी हमें इक्वेशन बता रही है कि यहाँ पे ग्रेविटी 7.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पे ज़मीन पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यहाँ ग्रेविटी है, ग्रेविटी ज़ीरो नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पे असल में क्या हुआ है फिर, क्यों अंदर सेब नहीं गिर रहा है, क्यों लोगों के ऊपर ग्रेविटी महसूस नहीं हो रही? असल में ये सैटेलाइट फ्री फॉल कर रहा है। यस। वही न्यूटन वाली कहानी, न्यूटन ने कहा था सेब गिर रहा है, मून भी गिर रहा है, यस। लेकिन गिर रहे स्ट्रेट पाथ में नहीं गिर रहे, बल्कि एक गोल, एक कर्व्ड पाथ में गिर रहे हैं, एक मुड़े हुए रास्ते में गिर रहे हैं। क्यों? इनके पास वेलोसिटी जो है, आप सेब को वेलोसिटी के साथ फेंकें, थ्रो करें तो वो भी गोल पाथ में गिरेगा, लेकिन गिरेगा ना, ठीक है। और जब कोई चीज़ गिर रही होती है तो उस पर क्या होती है? वेटलेसनेस होती है, उस पर ग्रेविटी का असर ज़ीरो महसूस हो रहा होता है, यस। ठीक है। अब हम ये समझ रहे हैं कि सेब नहीं गिर रहा है, अंदर हमें क्या लग रहा है? सेब, नहीं गिरा। लेकिन असल में बाहर से देखें तो वो गिर रहा है, वो यूं गिर रहा है, अंदर इंसान भी गिर रहे हैं। यस। समझिए अब आप इस बात को? यस। हाँ, यस। अब मैं आपको एरोप्लेन की मिसाल देता हूँ। घूमते हुए गिरा। हाँ, घूमते हुए गिर रहे हैं, बात पेक कर लिया आपने, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा दे। अब ये इंसान अंदर महसूस करेंगे कि हम नहीं गिर रहे, हम तो उड़ रहे हैं। जो बाहर से बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, वो दूरबीन से इनको देखेगा तो वो क्या देखेगा कि गिर रहे हैं कि नहीं गिर रहे? गिर रहे हैं, वो यूं गिर रहे होंगे, जहाज़ की वेलोसिटी के साथ यूं गिर रहे होंगे, जहाज़ के अंदर गिर रहे होंगे, जो अपने गिरने को देख नहीं सकते। जैसे लिफ्ट में खड़ा हुआ इंसान अपने गिरने को नहीं देख सकता यस। कि मैं गिर रहा हूँ। जब वो गिरने को देख नहीं सकता ना, वो सिर्फ वेटलेसनेस महसूस करेगा बस। ये फिज़िक्स में इसको हम कहते हैं वेटलेसनेस, कि वेट महसूस ना हो इंसान का और बॉडी ग्रेविटी के एक्सेलरेशन के साथ साथ गिर रही हो, ठीक है। तो इसलिए अब स्पेस में आप कभी नेक्स्ट टाइम ये देख रहे हो कि चीज़ें नहीं गिर रही, तो आप समझ जाइएगा कि चीज़ें गिर रही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं गिर रही, असल में वीडियो बनाने वाला, कैमरा, पूरा अंदर का इन्वायरमेंट साथ साथ गिर रहा होता है ना, यस। ये पता नहीं चलता, ठीक है। जैसे एरोप्लेन में लोग बैठे हुए महसूस होते हैं कि जी बैठे हुए, हालांकि वो मूव कर रहे होते हैं, हर चीज़ मूव कर रही होती है, ओके। तो अब ये जो माहौल होता है ना वेटलेसनेस का, अब आपको एक नई चीज़ पता चल गई, वेटलेसनेस, ठीक है। यस। वैसे इसको आप ज़्यादा आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सैटेलाइट कोई भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो ज़मीन के गिर्द घूमे, ठीक है, जो अर्थ के गिर्द ऑर्बिट करे। नेचुरल सैटेलाइट भी होते हैं, जैसे मून है, मून भी एक सैटेलाइट है, लेकिन नेचुरल सैटेलाइट है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो ज़मीन की गिर्द गर्दिश करे उसको सैटेलाइट कहते हैं। गर्दिश करवाने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको ज़ोर से थ्रो करना पड़ता है। जैसे न्यूटन ने कहा था कि ऑब्जेक्ट को अगर हम थ्रो करें, अगर हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करें पावर के साथ, मसलन एक तोप है, अब हम एक पावरफुल तोप के साथ ऑब्जेक्ट को थ्रो करें, यहाँ गिरेगा, और ज़्यादा करें, यहाँ गिरेगा, और ज़्यादा करें, यहाँ गिरेगा, और ज़्यादा करें, यहाँ गिरेगा, और अगर हम बहुत ज़्यादा इसको पावर से फेंकें और दूर गिरेगा। लेकिन अगर हम इसको इतनी ज़्यादा पावर से फेंकें, इतनी ज़्यादा पावर से फेंके,
पावर से फेंकें कि ज़मीन का सर्कल पूरा कर ले, अपना ऑर्बिट कंप्लीट कर ले, तो फिर ये नहीं गिरेगा। अगर इसने अपना ऑर्बिट कंप्लीट कर लिया तो घूमता रहेगा। इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज़मीन के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा और ये एक सैटेलाइट बन जाएगा। ऐसा करने के लिए ना, इतनी पावर से फेंकने के लिए हमें रॉकेट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और ज़मीन के इर्द गिर्द क्योंकि एटमॉस्फेयर है, तो हम एटमॉस्फेयर से बाहर थ्रो करते हैं उसको, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो उसकी एनर्जी ज़ाय हो जाएगी। एटमॉस्फेयर तो इसको ज़्यादा घूमने भी नहीं देगा, इसलिए हम आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर रॉकेट की मदद से इसको बहुत तेज़ी से थ्रो करते हैं और ये घूमने लगता है और ये सैटेलाइट बन जाता है। फिर इससे हम कई काम ले सकते हैं। इसमें कैमरे लगे होते हैं, ठीक है, और ये कैमरों से हमें मौसम बताते हैं और हमें इंटरनेट के सिग्नल दे सकते हैं, टेलीफोन के सिग्नल दे सकते हैं, और मिलिट्री यानी कि दुश्मन का पता और दुश्मन की जासूसी भी कर सकते हैं। ओके, तो देयर आर अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, इनके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इन सैटेलाइट्स के। लेकिन आपको ये पता है, अभी चल गया होगा कि सैटेलाइट ऐसा नहीं कि गिर नहीं रहा होता, वो गिर रहा होता है। लेकिन वो गिर रहा होता है गोल रास्ते में, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी होती है। अगर वेलोसिटी ना होती तो सीधे गिर जाता, क्योंकि वेलोसिटी है इसलिए गोल रास्ते में गिर रहा है और अर्थ के साथ साथ गिर रहा है, ठीक है, हर पल गिर रहा है। ओके, तो इसको हम सैटेलाइट कहते हैं। अब एक चीज़ यहाँ डब्बे में दी गई है, वो क्या है ज़रा ये देख लें। इसमें है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ज़मीन आपको पता है घूम रही है, ज़मीन घूम रही है ना। यस। ज़मीन अगर इस डायरेक्शन में घूम रही है, अगर हम सैटेलाइट को भी इसी डायरेक्शन में रॉकेट के ज़रिए भेजें, अगर इस पॉइंट से हम भेजें, तो ये सैटेलाइट ऊपर जाके ये भी घूमने लगेगा, ठीक है, और ज़मीन के साथ साथ घूम रहा होगा, ठीक है। जैसे दो कारें हाईवे पर, ये भी 100 की रफ्तार से जा रही है, ये भी 100 की रफ्तार से जा रही है, दोनों साथ साथ जा रही हों, तो दोनों एक दूसरे को दुआ सलाम कर सकते हैं, एक दूसरे से बातें भी कर सकते हैं। जब तक उनकी रफ्तार सेम रहेगी वो साथ साथ चलेंगे। तो अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या करता है, वो ज़मीन पर जिस कंट्री से, जिस जगह से छोड़ा गया है, जिस जगह से नहीं बल्कि जिस पॉइंट के साथ ज़मीन पर उसकी वेलोसिटी सेम हो गई है, अब वो उस पॉइंट को छोड़ेगा नहीं, बल्कि हमेशा उसी पॉइंट के ऊपर उड़ता रहेगा साथ साथ, और हमेशा उसी पॉइंट को देख भी सकेगा, उसको सिग्नल दे भी सकेगा, वहाँ से ले भी सकेगा, उसका एक मुस्तकिल राब्ता बन जाएगा एक सिंगल पॉइंट के साथ। ऐसे सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। और ये कहाँ पे होता है, मैं आपका सवाल सुनता हूँ, ठीक है, सिर्फ ये बात कंप्लीट कर लूँ। 42,300 किलोमीटर की बुलंदी पर उड़ेगा। अब आप देखें कितना बड़ा फासला है, ठीक है, 42,000 मतलब स्पेस तो 400 किलोमीटर से स्पेस शुरू हो जाता है, 42,000 किलोमीटर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वैसे आप देख लें कि ना 42,000 किलोमीटर है ना, तो अब आप अंदाज़ा करें ज़मीन का रेडियस है 6,400, ठीक, तो ज़मीन के रेडियस के मुकाबले में 8 गुना ज़्यादा है, ये काफ़ी ज़्यादा है। आप यूँ समझ लें ये जो फिगर डायग्राम दिखाई गई ना, सही नहीं है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट काफ़ी दूर उड़ रहा होगा, जिसकी यहाँ पे डेटा दिया गया है। वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ज़ीरो, a height of geostationary satellite is about 42,300 km from the surface of the earth. Its velocity with respect to earth is 0. और ज़मीन के लिहाज से इसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी, बल्कि ज़मीन के ऊपर हम देखेंगे तो रुका हुआ महसूस होगा कि खड़ा हुआ है अपनी जगह पे, ठीक है, हालांकि वो मूव कर रहा होगा ज़मीन के साथ साथ। अब आपका सवाल ये है कि सिग्नल किसको देगा ना, ठीक है, सिग्नल ये आधी ज़मीन को दे सकेगा, उस तरफ नहीं दे सकेगा, आधी ज़मीन तक इसका सिग्नल जाएगा, ठीक है। वो आधी ज़मीन जिसका रुख इस सैटेलाइट की तरफ है, इसको सिग्नल दे रहा होगा। अब अदर साइड की तरफ तो नहीं दे सकेगा ना, ठीक है, ये मसला होता है। फिर ये होता है इसके लिए ना, फिर 2-4 सैटेलाइट छोड़ दिए जाते हैं एक साथ, या 3 सैटेलाइट छोड़ दिए जाते हैं, कम से कम 3 छोड़ दें आप, एक सैटेलाइट इधर और एक इधर, तो ये एक दूसरे को सिग्नल दे सकेंगे, एक ट्रायंगल बन जाएगी और पूरी ज़मीन को कवर कर लेगी, ठीक है। हाँ, ये हल होता है इसका। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज़ दी गई है, इग्नोर नहीं करना चाहिए इसको, ये आप देखें बहुत अच्छी चीज़ दी गई है जी। इसको कहते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, GPS। ये पूरी दुनिया में लोकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, मिलिट्री भी इसको यूज़ करती है, ठीक है, और इसको सिविल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। आजकल आप गाड़ियों की नेविगेशन देखते हैं, ठीक है,
कार जा रही होती है, सेल फोन में पता चल रहा होता है कार कहाँ है यस सर। और कहाँ जाएगी आगे, सारा रास्ता नज़र आ रहा होता है। ये जीपीएस की वजह से होता है। और जीपीएस क्या है? जीपीएस स्पेस में सैटेलाइट्स का एक पूरा नेटवर्क है। ये एक सैटेलाइट नहीं है, ये सैटेलाइट्स का एक पूरा नेटवर्क है जो नीचे की डिवाइसेस को सिग्नल देते हैं और अपना फासला भी बताते हैं यस कैलकुलेट करके, हर पल हर सेकंड, ठीक है। उसको लोकेशन सेंड कर रहे होते हैं उसकी, और वो जो स्मार्ट डिवाइस होती है वो मैप में अपनी लोकेशन को अपडेट करती है। हमें पता चल रहा होता है ये चीज़ है कहाँ, ये गाड़ी है कहाँ, हम उसको ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। फिर जाहिर सी बात है इसकी ऐसी चीज़ों के फिर मिलिट्री पर्पस आ जाते हैं बीच में, जैसे उस दिन हम वीपन्स की बात कर रहे थे, ठीक है। तो इतने हाई स्पीड में मूव करने वाले जो वीपन्स होते हैं, फिर वो जीपीएस को यूज़ करके अपना टारगेट भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फिर इसीलिए जीपीएस की मदद से ये सही टारगेट से जाकर टकरा जाता है, ठीक है। तो जीपीएस 24 सेटेलाइट का यहाँ पे लिखा हुआ नेटवर्क है, ये 24 सेटेलाइट्स का नेटवर्क है, और इनकी रफ्तार कितनी है? 3.87 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये काफ़ी हाई स्पीड में मूव कर रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम रॉकेट्स भेजते हैं ना स्पेस में, यस उनको हाइपरसोनिक वेलोसिटीज से छोड़ा जाता है, एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते हैं, वो जाके घूमते हैं। अब आप 3.87 किलोमीटर्स पर सेकेंड, गोली की रफ्तार है 1 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। AK-47 की इससे थोड़ी कम होती है, यानी 1000 मीटर पर सेकेंड से कम है। M16 की तकरीबन इतनी है, ठीक है। तो अब आप देखें ये क्या है, 3.84, तकरीबन 4 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी गोली की रफ्तार से 4 गुना स्पीड में घूम रही है। यस। अब आप देखें मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट, इसकी सेटेलाइट की मोशन कैसी होती है। इसके लिए एक इस पहले डब्बे को पढ़ लेते हैं। तो इस डब्बे में क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि ज़मीन से जो चाँद का फासला है ना, वो 3,80,000 किलोमीटर्स है, ठीक है। और ये 27.3 डेज़ में अपना चक्कर कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। अब आप देखें आगे, तो ये भी तो एक सेटेलाइट हुआ ना फिर, ठीक है। ये भी एक किस्म का सेटेलाइट हुआ। FC = mv²/r0। अब ये इक्वेशन निकाली जा रही है सेटेलाइट की। सेटेलाइट की इक्वेशन कैसे निकाली जा रही है? सेटेलाइट की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटी जब बराबर हो जाते हैं तो सेटेलाइट अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है, ओके, ठीक है। अगर ग्रेविटी ज़्यादा हो जाए तो वो नीचे आ जाएगा, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो जाए तो ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा। तो सेटेलाइट का अपने ऑर्बिट में रहने के लिए ज़रूरी है कि उसके ऊपर दो फोर्सेस बैलेंस हो जाएं। यस एक ज़मीन की ग्रेविटी उस पर बैलेंस हो जाए, यानी mg वाली फोर्स बैलेंस हो जाए, दूसरी उसकी FC बैलेंस हो जाए, ठीक है। यस अगर FC और mg बैलेंस हो गई तो सेटेलाइट अपने ऑर्बिट में रहेगा, यस ठीक है। तो mg और ये FC आपस में क्या हो जाएं? इक्वल हो जाएं। अच्छा, g की वैल्यू ऊपर जो है ना वो GH वाली होगी, यानी कुछ कम होगी, ठीक है। G एट हाइट H, ठीक है। अब आपको पता है कि बुलंदी के ऊपर 9.8 से कुछ कम वैल्यू होगी यकीनन, ठीक है। तो mgh mv²/r0। हमें चाहिए वेलोसिटी, कि हम किस रफ्तार से इसको फेंकें, कितनी रफ्तार से ऊपर जाके घूमेगा, हमें ये चाहिए, v0 चाहिए। यस आप बाकी सब चीज़ें इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं। m से m कैंसिल हो गया, gh, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, इधर देखें, mgh mv0²/r0, m से m कैंसिल, gh r0 उधर चला जाएगा, gh के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉरी, ये मैंने h बड़ा लिख दिया, हालांकि ये सिर्फ छोटा सा h है। gh r0 और ये क्या है? v0²। अब आप देखें, मुझे स्क्वायर ख़त्म करना है, दोनों तरफ से रूट लगा देंगे, तो v0 आ जाएगा g, वैल्यू ऑफ g एट हाइट h r0, दैट इज़ द आंसर, ठीक है। इस वेलोसिटी से घूमेगा तो वो ख़ुद को बरकरार रखेगा। यस और r0 क्या है? ये इसका रेडियस है, ज़मीन के सेंटर से लेकर इसकी बुलंदी दोनों शामिल हैं, ठीक। तो r0 में असल में r प्लस h दोनों हैं। इसको मैं यूँ भी ले सकता हूँ, इस इक्वेशन को इस तरफ, यहाँ पे ज़्यादा जगह है मेरे पास। तो ये g की वैल्यू h हाइट पर और रेडियस प्लस इसकी बुलंदी, इन दोनों का हम रूट लेंगे तो हमें सेटेलाइट की घूमने की रफ्तार पता चल जाएगी कि किस वेलोसिटी से घूम रहा है, ओके।
अ सेटेलाइट, ये बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। अ सेटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड very close to the earth has a speed v naught nearly 8 kilometers or 29,000 kilometers per hour। 8 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से तकरीबन घूम रहा होता है वो सैटेलाइट जो ज़मीन के नज़दीक होते हैं। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड है ये। अब ये लास्ट प्रॉब्लम थी हमारी और ये लास्ट टॉपिक था, और अब हम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टडी करेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। अब इसमें पावर भी होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत पावरफुल चैप्टर है ये, ठीक है, बहुत पावरफुल चैप्टर है ये। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, नेक्स्ट चैप्टर है वर्क, पावर एंड एनर्जी। अक्सर इसमें पावर भी होता है, पता नहीं इन्होंने पावर क्यों नहीं लिखा, ठीक है। और ये चैप्टर ज़्यादातर इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, मतलब एनर्जी के साथ आपका तारुफ करवाया गया है। इसके कई रूप रंग रूप हैं, वो सारे इसमें दिखाए गए हैं, कैसे पैदा होती है एनर्जी। तो इसमें सारा एनर्जी के बारे में एक अच्छा खासा जैसे एक तारुफ होता है ना, मुलाकात करवाई जाएगी असल में आपकी, ठीक है। एक पहली आपकी मुलाकात है, ये मुलाकाती चैप्टर है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है वैसे, ठीक है। मुलाकातें वैसे भी इंटरेस्टिंग होती हैं, आपकी पहली दफ़ा मुलाकात होगी एनर्जी से इस चैप्टर में।